हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में बताया था। अब जो है प्लांट वाटर रिलेशन में हमने अलग अलग एग्जांपल्स देखे थे जिसमें मैंने ऑस्मोसिस का डिस्कशन किया था। देन सेकंड जो प्रोसेस होती है वो होती है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न एक्चुअली होता क्या है? डिफ्यूज़न एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, या किसी भी अगर सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में रखते हैं, सॉल्वेंट यानी हमारा जो वाटर होता है, तब क्या होगा? ये जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं इस वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे और वो पूरी तरह उसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। दैट मीन्स सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जहाँ कम है वहाँ से सॉल्यूट अपनी कम कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन से वो अपनी हायर कंसंट्रेशन की ओर जाने लगेंगे और पूरे वाटर में जो है वो फैल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम किसी भी परफ्यूम की अगर बॉटल को किसी रूम में हम खोलते हैं तो क्या होगा कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं, और वो जब तक स्प्रेड होते हैं तब तक कि पूरे रूम में इक्वली वो फैल न जाए या पूरे समान रूप से पूरे रूम में वो फैल न जाए। एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट जो होता है, अगर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हम किसी वाटर में डालते हैं या वाटर के फ्लास्क में हम उसके क्रिस्टल्स को डालेंगे, तब क्या होगा? तो ये जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं इस वाटर के अंदर पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएंगे। ये प्रोसेस हमारी कौन सी होती है? ये प्रोसेस होती है हमारी डिफ्यूज़न की प्रोसेस। डिफ्यूज़न जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूज़न होता है वो किस में होता है? गैस में। क्यों होता है? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद में डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है लिक्विड में, और सबसे कम जो प्रोसेस होती है डिफ्यूज़न की वो होती है सॉलिड पार्टिकल्स में। अब हमने डिफ्यूज़न की बात कर ली। अब देखते हैं कि जो डिफ्यूज़न होता है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है हमारा डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, यानी जो डिफ्यूज़ होने वाले सब्सटेंस है या जो घुलने वाले सब्सटेंस है या फैलने वाले जो मॉलिक्यूल्स है उसकी डेंसिटी जो होती है उस पर डिपेंड करता है। कैसे? देखिए, जो ग्राम्स लॉ है या ग्राम का नियम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। यानी जो रेट होती है डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स की, जो सब्सटेंस उसके मॉलिक्यूल्स की जो डिफ्यूजन की रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे देखिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पर मैंने दिखाया है D इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस। यहाँ पर जो D है, कैपिटल D, वो रेट ऑफ डिफ्यूजन को शो कर रहा है, और जो स्मॉल d है वो डेंसिटी ऑफ द डिफ्यूजिंग गैस या डिफ्यूजिंग जो सब्सटेंस है उसको शो कर रहा है। देखिए, सेकंड फैक्टर है इसको अफेक्टिंग करने के लिए डेंसिटी ऑफ द डिफ्यूजिंग मीडियम, यानी जिस भी मीडियम में
किसी भी मटेरियल का डिफ्यूज़न अगर होता है तो अगर वो मीडियम जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है या वो थिक है तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द डिफ्यूजिंग मीडियम अगर हायर है तो रेट ऑफ डिफ्यूजिंग मटेरियल यानी जो भी हमें डिफ्यूज़ करना है या जिसको हमें वितरित करना है उसकी जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम है। सपोज़ हम मान के चले कि कोई भी हमने मटेरियल लिया है या मीडियम लिया है जिसे अगर वो थिक होगा तो हमारा जो मटेरियल है वो इजीली उसमें डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगा या इजीली उसमें घुल नहीं पाएगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफ्यूज़न की रेट को कैसे अफेक्ट करता है। क्या होता है, किसी भी अगर मीडियम का जो टेम्परेचर है अगर वो इंक्रीज़ होगा तो साथ ही साथ उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज़ होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई है तो क्या होगा कि हमारी जो डिफ्यूज़न की रेट है वो भी उसके साथ इंक्रीज़ होने लगेगी। आप देख के चलिए कि अगर हमें किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करना है तो अगर हम पानी को अगर गर्म करेंगे तो चीज़ें इजीली डिज़ोल्व होने लगती है कंपेयर टू कूल वाटर या ठंडे पानी की जगह। ये हो गए हमारे जो फैक्टर्स होते हैं जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है डिफ्यूजन प्रेशर। क्या होता है, देखिए डिफ्यूजन प्रेशर जो है कोई भी डिफ्यूजिंग सब्सटेंस या डिज़ोल्व होने वाला जो सब्सटेंस है हमारा उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो अब पूरे मीडियम में एक प्रेशर डालते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। यह डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी जो भी मॉलिक्यूल्स है हमारे सब्सटेंस के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एग्जांपल देते हैं हम, जैसे कोई भी बलून्स होता है, बलून में अगर गैस भरी हुई है तो अंदर की तरफ यानी बलून की तरफ जो गैस का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और बाहर की तरफ मॉलिक्यूल का प्रेशर बहुत कम है। तब क्या होगा, ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर होने के कारण जो बैलून है उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो कहाँ चली जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी, यानी अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पर कहा है कि डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी जैसे मैंने अभी आपको बैलून का एग्जांपल दिया, बैलून के अंदर जो होता है वो डिफ्यूजन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और बैलून के बाहर जो है डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है। तब इस कंडीशन में क्या होगा, हायर प्रेशर से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो होगा वो लोअर प्रेशर की ओर होगा, यानी बाहर की तरफ होगा। तो इसीलिए इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा गया है, डिफ्यूजन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। चलिए अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन के इम्पोर्टेंस की, कि डिफ्यूजन का क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है। देखिए सबसे पहले हमारा आता है जो डिफ्यूजन होता है वो क्या करता है, प्लांट की जो सेल और जो टिश्यू होते हैं उनको मॉइस्ट करने का काम करता है। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड इसका इम्पोर्टेंस है कि जो डिफ्यूज़न होता है उसके थ्रू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर। इसके बाद थर्ड जो है इसमें क्या होगा कि जो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है, ट्रांसपायरेशन सभी को पता है। ट्रांसपायरेशन का मीनिंग जैसे जो रिमेनिंग वाटर है या जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है प्लांट में वो एरियल पार्ट से जो एटमॉस्फेयर है उसमें रिलीज़ किया जाता है, दिस प्रोसेस इज ट्रांसपायरेशन। और जो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है स्टोमेटा के थ्रू वो भी किससे होती है, बाय डिफ्यूज़न की प्रोसेस से। ये इसका इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इसका कि जो
डिफ्यूज़न होता है वो प्लांट बॉडी में आयन एक्सचेंज, बहुत सारे आयन्स होते हैं, उनको एक्सचेंज करने में कौन हेल्प करता है? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की प्रोसेस से आयन एक्सचेंज होता है प्लांट बॉडी के अंदर। तो ये थे हमारे डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न हमने पढ़ा, डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न को फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से करते हैं, कौन कौन से फैक्टर डिफ्यूज़न की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हमने डिफ्यूज़न प्रेशर पढ़ा, इसके बाद हमने डिफ्यूज़न के इम्पोर्टेंस पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्बिबिशन, यानी इसे हिंदी में हम कहेंगे अंतःचूषण। अंतःचूषण क्या होता है? देखिए, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज, स्टार्च, सेल्यूलोज हो गया हमारा, स्टार्च हो गया हमारा, इसके बाद में प्रोटीन हो गया। ये सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिन्हें हम किसी भी सॉल्यूशन में अगर रखते हैं तो ये क्या होगा, उसे एब्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाते हैं या फूल जाते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? इम्बिबिशन या अंतःचूषण कहलाती है। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो जैसे हम बारिश के दिनों में या रेनी सीजन में देखते हैं कि जो हमारे डोर होते हैं वुड के होते हैं, वो क्या होंगे कि वाटर को उन्होंने एब्जॉर्ब किया, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया और वो थोड़े से स्वेल अप हो जाते, फूल जाते हैं। देन इसके बाद हम एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, जैसे हमारे जो सीड होते हैं। सीड क्या करते हैं, जर्मिनेशन जब होता है तो सीड क्या करेंगे कि वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। कौन सी प्रोसेस से? इम्बिबिशन करेंगे, अंतःचूषण होगा, उनमें वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। इसके बाद उनकी जो आउटर कवरिंग है वो ब्रेक डाउन होती है। देन उसके बाद क्या होता है, उनका जर्मिनेशन होता है। तो जर्मिनेशन की प्रोसेस जो होती है वो इम्बिबिशन के थ्रू ही पूरी कंप्लीट होती है। देखिए यहाँ पर एक और मैं जो एक्सपेरिमेंट है वो बताती हूँ। क्या होता है, जैसे हम ग्राम लेते हैं, ग्राम यानी हमारे जो चने होते हैं वो अगर हम लेते हैं और एक बीकर में वाटर लेके हमने उन ड्राई ग्राम को रख दिया ओवरनाइट या कुछ आवर्स के लिए अगर हम उन्हें रखते हैं, तब क्या होगा, इस कंडीशन में जो ग्राम होते हैं या ड्राई सीड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस बीकर में उस जो वाटर प्रेजेंट है उसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएंगे, स्वोलन हो जाएंगे, यानी वो फूल जाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, हमारी इम्बिबिशन। या ये जो हो रहा है, ये जो सीड स्वलन हुआ है वो किसके कारण हुए हैं? इम्बिबिशन के कारण हुए हैं। अब हम बात करेंगे इम्बिबिशन के इम्पोर्टेंस की या उसके महत्व की। सबसे पहला रोल होता है इसका, जो इम्बिबिशन होता है वो सीड जर्मिनेशन। मैंने अभी आपको समझाया था, सीड जर्मिनेशन में मेन रोल प्ले करता है। सेकेंड होता है इसका, जो इम्बिबिशन होता है वो सीड कोट यानी जो सीड के आसपास रिजिड जो उसका आवरण होता है या उसका कोट होता है, उसको ब्रेक डाउन करने में। ब्रेक डाउन कैसे होगा? देखो, इम्बिबिशन के कारण जो सीड होते हैं वो स्वेलअप होते हैं। स्वेलअप होने के कारण उनके अंदर प्रेशर बनेगा और उस प्रेशर के कारण जो उसके आसपास की कवरिंग है वो रप्चर हो जाएगी। तो ये सीड कोट को रप्चर करने में भी मदद करता है। इसके बाद थर्ड है, जो यंग सेल्स होती है प्लांट की, उनमें वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वो किसके कारण होता है? इम्बिबिशन के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट है मैच्योरेशन ऑफ द फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी फ्रूट्स का जो मैच्योर होना,
या फ्रूट्स का पकना जो होता है वो भी किसके कारण होता है, इम्बिबिशन के कारण होता है। तो ये हमारे इम्बिबिशन के इम्पोर्टेंस थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक को समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।